Hello everyone, welcome back to my channel. So as we are preparing for UGC NET JRF मैनेजमेंट यूनिट 8 हम कवर कर रहे हैं. ऑलरेडी 7 यूनिट हम कवर कर चुके हैं. अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो यूनिट वाइज हमारी जो प्लेलिस्ट है वो बनी हुई है, आप वहां जाके वीडियो देख सकते हैं. अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर. सो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ डाटा कलेक्शन एंड क्वेश्चनरी डिज़ाइन, सैम्पलिंग कॉन्सेप्ट, प्रोसेस एंड टेक्निक्स. सबसे पहले डाटा कलेक्शन. जब हमने इस वीडियो को स्टार्ट किया तभी हमने डिस्कस किया था कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है. तो स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, मेन वर्क ही हमारा स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या होता है कि हम डाटा को कलेक्ट करें, उसे एनालाइज करें, एनालिसिस के बाद उसका इंटरप्रिटेशन करके उसको प्रेजेंट करें. तो सबसे पहले यानी कि सबसे पहली प्रोसेस जब भी हम किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करते हैं, कोई भी स्टडी करते हैं, तो पहला काम हमें क्या करना होता है, उसके रिगार्डिंग डाटा को कलेक्ट करना. तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाटा कलेक्शन. जैसे आप अपने ऊपर लो कि आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, आप किसी भी इशू को फेस कर रहे हो, तो अगर आप उसे सॉल्व करना चाहते हो तो पहली चीज़ आप क्या करते हो, उस इशू के रिगार्डिंग कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, डाटा कलेक्ट करना, सो दैट आप इन्फॉर्मेशन कर सको या फिर सो दैट आप उसके अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग कर सको. तो ये ऐसे ही रिसर्च में क्या होता है कि जब भी हम रिसर्च परफॉर्म करते हैं, स्टैटिस्टिक्स परफॉर्म करते हैं, तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, उस इशू के रिगार्डिंग हमें डाटा को कलेक्ट करना होता है. एवरी organization or individual need data for conducting research and it is one of the most important step of research to collect data. कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को ही डाटा की ज़रूरत होती है, एक इंडिविजुअल पर्सन भी अगर कोई रिसर्च परफॉर्म कर रहा है तो उसे अच्छे से परफॉर्म करने के लिए डाटा को कलेक्ट करना पड़ता है. और डाटा क्या है, डाटा कलेक्शन क्या है, एक इंपॉर्टेंट स्टेप है रिसर्च का. बिकॉज रिसर्च का जैसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमें डिफाइन करनी होती है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है. जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि हमारी प्रॉब्लम क्या है तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम रिसर्च करना क्यों चाहते हैं. जैसे अगर हम कोई प्रॉब्लम को फेस नहीं कर रहे तो हम किस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढेंगे. रिसर्च तो हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन ही प्रोवाइड करती है ना. तो रिसर्च से हमें कोई सॉल्यूशन मिलता है, तो जब प्रॉब्लम होगी तभी सॉल्यूशन होगा. तो सबसे पहले तो हम अपनी प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं एंड देन उसके बाद उसी प्रॉब्लम से रिगार्डिंग क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं. उसके बाद उसका एनालिसिस होता है, इवेल्युएशन होता है, ये सब चीज़ें होती हैं. सो इसका मतलब क्या है कि डाटा कलेक्शन हमारी पूरी रिसर्च का, स्टैटिस्टिक्स का एक इंपॉर्टेंट स्टेप है. और डाटा कलेक्शन क्या है, डाटा कलेक्शन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डाटा को गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से. यानी कि जितना भी हमारे पास जितनी भी सोर्सेज हैं, जैसे आप इंटरनेट से डाटा कलेक्ट कर सकते हो, आप बुक से ले सकते हो, मैगजीन से ले सकते हो, और किसी सोर्स से, अदर सोर्सेज से आप डाटा ले सकते हो. तो जितनी भी सोर्सेज हैं वहाँ से डाटा को कलेक्ट करना, द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डाटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इज कॉल्ड एज डाटा कलेक्शन. और ये डाटा हम क्यों कलेक्ट करते हैं, सो दैट हम अच्छा डिसीजन लें. जैसे किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग अगर आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, अगर आपकी नॉलेज ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब आप ज़्यादा बेटर डिसीजन लोगे. तो इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए हमें अच्छा डाटा कलेक्ट करना होता है. अगर हम डाटा कलेक्शन की बात करें तो हमारे पास दो सोर्सेज होती हैं, दो मेन सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं. सोर्स का मतलब क्या है, कहाँ कहाँ से डाटा हमें मिल सकता है. तो हमारे पास दो सोर्सेज होती हैं, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज. प्राइमरी सोर्स क्या है, नेम में सजेस्ट कर रहा है प्राइमरी, यानी कि फर्स्ट टाइम जब आप डाटा पहली बार कलेक्ट करते हो, यानी कि ऐसा डाटा जो आपने ही कलेक्ट किया है, किसी और का कलेक्टेड डाटा आपने नहीं लिया. जैसे बुक है, बुक तो पहले कोई और ऑथर लिख चुका है ना, उससे अगर आप डाटा लोगे तो इसका मतलब वो फर्स्ट हैंड डाटा नहीं है, वो तो ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा है. लेकिन अगर कोई डाटा खुद से कलेक्ट करता है, फर्स्ट टाइम कलेक्ट करता है, तो वो हमारा क्या होता है, प्राइमरी सोर्स. एंड सेकेंडरी सोर्सेज क्या है, ऑलरेडी जो डाटा है, पहले से जो डाटा एग्जिस्ट करता है, उससे जब हम डाटा को गेन करते हैं, दैट इज सेकेंडरी सोर्सेज. अगर हम अपनी एजुकेशन का एग्जांपल लें तो हम किस चीज़ को ज़्यादा यूज़ करते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज को. पहले से बनी हुई जो बुक हैं, मैगजीन्स हैं, इंटरनेट पे जो डाटा है, इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं ताकि हम अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लें. तो हम अपने आप से कोई डाटा क्रिएट नहीं कर रहे, हम खुद से कोई इनिशिएट नहीं दिखा रहे कि हम खुद से डाटा को क्रिएट करें, ऐसा हम नहीं कर रहे. ऑलरेडी जो सोर्सेज हैं, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग डाटा है, बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, वहाँ से हम क्या कर रहे हैं, अपने डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं. तो वो हमारा क्या होता है, सेकेंड हैंड डाटा होता है, यानी कि उसे बनाया किसी और ने, यूज़ हम कर रहे हैं. तो वो हमारी क्या होती है, सेकेंडरी सोर्सेज, यानी कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा को भी यूज़ कर सकते हैं. एंड प्राइमरी सोर्सेज क्या है, हम खुद से पहली बार डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि वो डाटा पहले किसी ने कलेक्ट नहीं किया है, आप ही उसे कलेक्ट कर रहे हो, दैट इज प्राइमरी सोर्सेज. आपने किसी और का डाटा यूज़ नहीं किया. तो उसी के डिफरेंट टाइप होते हैं, अब हम वही डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा. तो जैसा मैंने अभी बताया कि प्राइमरी सोर्स क्या होती है, प्राइमरी सोर्स आर दोज सोर्स ऑफ डाटा इन विच इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फॉर वेरी फर्स्ट टाइम.
यानी कि ऐसे सोर्सेज ऑफ डाटा जिसमें इंफॉर्मेशन फर्स्ट टाइम के लिए कलेक्ट की जा रही है, वो इन्फॉर्मेशन पहले कलेक्ट नहीं है। न्यू इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जब आप कलेक्ट करते हो, या फिर आप बोल सकते हो फ्रेश इन्फॉर्मेशन जब कलेक्ट की जाती है, दैट इज़ प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक क्वेश्चनेयर बनाया, ऐसा नहीं है कि जो स्टडी आप कर रहे हो वो पहले स्टडी नहीं हुई होंगी, वो स्टडी हो सकती है। आप किसी के, फॉर एग्जाम्पल कि आप देखना चाहते हो कि जो भी हमारे जैसे बिस्किट्स हैं, तो हम कोई भी बिस्किट लें, उस बिस्किट में कस्टमर्स की क्या सेटिस्फेक्शन है, या फिर हम मैगी का ले रहे हैं कि मैगी जो नूडल्स हैं उससे कस्टमर सेटिस्फाई हैं या नहीं। तो मैगी के ऊपर तो और भी रिसर्चर्स हैं जिनने रिसर्च कर ली होगी, उनकी कंपनी ने खुद भी रिसर्च कर ली होगी, तो रिसर्च सेम हो सकती है। बट आप क्या करते हो, क्वेश्चनेयर खुद से डिज़ाइन करते हो, अपना सैंपल खुद से डिसाइड करते हो, यानी कि बाकी आगे का जो कलेक्शन प्रोसेस है वो आप खुद कर रहे हो, किसी और का कलेक्टेड डाटा आप यूज़ नहीं कर रहे, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है। इसका मतलब हमने खुद कलेक्ट की हुई इन्फॉर्मेशन, हम किसी और की कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन को यूज़ नहीं कर रहे। तो प्राइमरी सोर्सेज के अंदर 3 सोर्सेज आती हैं, क्वेश्चनेयर, ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू। आपको पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि प्राइमरी के अंदर कौन सी सोर्सेज आती हैं एंड सेकेंडरी के अंदर कौन सी आती हैं। तो प्राइमरी के अंदर 3 सोर्सेज होती हैं, मेजर, क्वेश्चनेयर, ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं, इनके एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी। तो सबसे पहले क्वेश्चनेयर मेथड, देखो नेम ही सजेस्ट कर रहा है क्वेश्चनेयर मेथड। क्वेश्चनेयर मेथड वो मेथड है डाटा को कलेक्ट करने का जिसके अंदर आप किसका यूज़ करते हो, क्वेश्चनेयर्स का यूज़ करते हो। अब क्वेश्चनेयर क्या है, क्वेश्चनेयर एक फॉर्मलाइज्ड सेट ऑफ क्वेश्चन है। जैसे अगर आप MBA कर रहे हो या फिर आपने कोई मैनेजमेंट कोर्स किया है, तो आपने ऑलरेडी किए भी होंगे, आपने क्वेश्चनेयर्स बनाए होंगे, क्योंकि आपको समर ट्रेनिंग रिपोर्ट बनानी होती है, उसके अंदर क्वेश्चनेयर बनते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होती है, उनके अंदर क्वेश्चनेयर बनते हैं। बट अगर आपने नहीं भी बनाए हैं तो सिंपल क्वेश्चनेयर होता क्या है, जैसे अगर आपने कभी कोई फॉर्म भरा हो, ऑनलाइन भी हो सकते हैं और ऑफलाइन भी हो सकते हैं, उसके अंदर देखो क्या पूछा जाता है कि आपका नेम क्या है, एज क्या है, कई बार जेंडर भी पूछ लिया जाता है। फिर वो पूछते हैं कि क्या, जैसे आपने यूट्यूब का देखा होगा, यूट्यूब सर्वे जो करता है वो एक क्वेश्चनेयर ही है कि क्या आप यूट्यूब की एड पॉलिसी से सेटिस्फाई हैं, क्या आप यूट्यूब की क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी से सेटिस्फाई हैं, ऑडियो क्वालिटी से सेटिस्फाई हैं। तो यूट्यूब ये सब क्यों पूछता है, ये सब क्या है, ये सब जो क्वेश्चन हैं, जो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं किसी भी एक चीज़ से रिलेटेड, वो हमारा क्या होता है, क्वेश्चनेयर है। वो एक फॉर्मलाइज्ड सेट ऑफ क्वेश्चन होता है, यानी कि उसमें 5, 10, 15, 20 कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जिन क्वेश्चंस के आंसर से हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस कस्टमर का उसके रिगार्डिंग क्या परसेप्शन है, क्या ओपिनियन है। तो क्वेश्चनेयर की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हम सेम एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने देखना है कि क्या मैगी के जो कस्टमर्स हैं वो उससे सेटिस्फाई है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चनेयर बनाएंगे जिसमें हम पूछेंगे कि क्या आप मैगी बाय करते हैं। देन अगर वो बाय करते हैं तो उनसे पूछा जाएगा कितनी फ्रिक्वेंटली बाय करते हो, क्या आपको उसका टेस्ट अच्छा लगता है, क्या आपको उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी लगती है, क्या आपको लगता है कि मैगी एक्चुअल में 2 मिनट में बन जाती है, क्या आपको मैगी की एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी पसंद है, आपके लिए प्राइस सूटेबल है या नहीं, क्या वो आपको इजीली अवेलेबल होती है, ओवरऑल मैगी की क्या रेटिंग है। तो ये सब क्वेश्चंस क्या हैं, एक सेट ऑफ क्वेश्चन है, और जिसके अंदर ये सारे सेट ऑफ क्वेश्चन लिखे होते हैं, दैट इज क्वेश्चनेयर। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं मैगी कंपनी में काम कर रही हूँ और मैं ये क्वेश्चनेयर भरवा रही हूँ, तो मेरे को क्या बेनिफिट होगा, मुझे ये पता चल जाएगा कि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनका एक्चुअल में क्या ओपिनियन है, वो मैगी के बारे में क्या सोचते हैं। अगर हमें ये पता चलता है कि ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर ये कह रहे हैं कि वो मैगी के प्राइस से सेटिस्फाई नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें अपनी प्राइसिंग पॉलिसी में चेंज करना पड़ेगा, सो दैट हम अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकें एज वेल एज हमारी डिमांड को भी बूस्ट कर सकें। सो क्वेश्चनेयर क्या है, एक टिपिकल फॉर्मेट है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चनेयर और स्केड्यूल, हमेशा याद रखना ये दोनों वर्ड कई लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं कि सेम होते हैं, बट वो सेम नहीं होते। सिर्फ एक डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, वो क्या होता है, न्यूमरेटर का। इसका मतलब क्या है, जब आप क्वेश्चनेयर की बात करते हो तो फॉर एग्जाम्पल मैं मैगी कंपनी से बिलोंग करती हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मुझे क्वेश्चनेयर भरवाने हैं, तो जब मैं रिस्पोंडेंट्स को, जितने भी कस्टमर्स हैं उनको क्या कर देती हूँ, सेंड कर देती हूँ बाय मेल। मेरे पास ईमेल है सबका, मैंने सेंड कर दिया, अब कस्टमर उसे भर के मुझे वापस कर देंगे, सेव करके मुझे मिल जाएगा। तो वो तो क्या है, क्वेश्चनेयर। और अगर मैं इसके बजाय क्या करूं कि मैं खुद क्वेश्चनेयर को लेके या फिर जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं एक एक कस्टमर के पास जाके खुद भरूं, उनसे पूछूं और वो जो कहें वो मैं खुद भरूं। इसका मतलब क्या है, भर कौन रहा है, न्यूमरेटर भर रहा है। जिसमें एन्यूमरेटर भरता है वो हमारे क्या होते हैं, स्केड्यूल होते हैं। और क्वेश्चनेयर क्या होता है, जिसमें आप खुद अपने रिस्पोंडेंट को दे देते हो, रिस्पोंडेंट खुद भरते हैं और भरने के बाद आपको वापस दे देते हैं। देन क्वेश्चनेयर एंड स्केड्यूल आर 2 डिफरेंट टर्म। इसका मतलब क्या है, दोनों डिफरेंट टर्म है।
क्वेश्चनेयर क्या टेक्निक है डाटा कलेक्शन की, जिसके अंदर जो रिस्पोंडेंट है वो खुद भरते हैं, बट हमारे स्केड्यूल में जो हमारा न्यूमरेटर है वो क्या करता है, वो भरता है उसको, वो रिस्पोंडेंट्स के बाद जाता है, उनसे क्वेश्चन पूछता है और वो भरता है। अब आप खुद सोचो, आप एक कंपनी को लेके चलो, एक बी को, बी क्या करती है, खुद जाती है हर एक कस्टमर के पास और खुद भरती है, तो और एक ये क्या है, सीधा कस्टमर को भेज दिया और उनसे रिसीव कर लेती है। तो इसका मतलब क्या है, इसको टाइम कम लगेगा क्योंकि इसे सिर्फ सेंड करना है, खुद से भरना नहीं है, इसे सिर्फ सेंड करना है और रिसीव करना है। बट ये क्या करेंगे, इन्हें एक एक कस्टमर के पास जाना पड़ेगा, फिजिकली उनके पास जाना पड़ेगा, खुद भरेंगे, तो इसमें क्या लगता है, टाइम और कॉस्ट ज़्यादा लगती है, बट इसमें रिस्पॉन्स रेट भी फिर हाई होता है। क्योंकि एक तो आपने किसी को भेज दिया कि अगर आप किसी को कोई काम ऑनलाइन क्वेश्चनेयर भेजते हो ना, तो अगर आपने 10 लोगों को भेजा है ना, तो रेयरली 3 उसमें से भरेंगे, बाकी सब उन्हें देख के सीन करके छोड़ देते हैं। बट अगर आप किसी के पास जाके उनसे पूछ के भर रहे हो, तो इसका मतलब सब आंसर देंगे ही, सब आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आंसर दे देंगे। तो जो हमारा स्केड्यूल होता है उसमें रिस्पॉन्स रेट हाई होता है। स्केड्यूल आपके टॉपिक नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चनेयर और स्केड्यूल में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आप क्वेश्चनेयर डिज़ाइन करते हो तो उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप है कि सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चनेयर डिज़ाइन करते हो, इसका मतलब क्या है कि आपको ये डिज़ाइन करना है कि इसके अंदर कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उस चीज को डिजाइन करना। तो जब भी ये आप डिजाइन करते हो तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरीके की इंफॉर्मेशन लेनी है। फॉर एग्जांपल, मैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन टुवार्ड्स मैगी देख रही थी, तो मुझे यही क्लियर नहीं होगा कि मैं क्या देखना चाहती हूँ। अगर मैं सेटिस्फेक्शन देखना चाहती हूँ, परसेप्शन देखना चाहती हूँ, सेल्स पॉलिसी देखना चाहती हूँ, कि मुझे किस चीज की स्टडी करना है, मुझे किस तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, जब तक मुझे ये नहीं पता होगा तो मैं क्वेश्चंस कैसे बनाऊंगी। तो सबसे पहला स्टेप्स क्या है कि आप ये स्टडी करो, ये स्पेसिफाई करो कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, कि मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन के रिगार्डिंग, कि क्या वो सेटिस्फाई हैं या नहीं है, डिससेटिस्फाइड है, उनका एक्चुअल स्टेटस क्या है। तो सबसे पहले आपको ये डिटरमाइन करना होता है कि इन्फॉर्मेशन किस तरीके की चाहिए। उसके बाद आप स्पेसिफाई करते हो कि किस तरीके का इंटरव्यू होगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन की स्टडी करनी है। अब आप इंटरव्यू मेथड में डिसाइड करते हो कि जो आप क्वेश्चनेयर भेजोगे वो पर्सनली उनके पास जाके करोगे, यानी कि स्केड्यूल का आप यूज़ करोगे, ऑनलाइन उनके पास भेजोगे, या फिर टेलीफोनिक भी आप कर सकते हो, जैसे आपको कॉल आते हैं और वो कॉल पर आपसे क्वेश्चन पूछें और देन वो फिल करें। इस तरीके से हम इंटरव्यू मेथड, यानी कि किस तरीके से वो क्वेश्चन भरवाएंगे, उस मेथड को डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले किस तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए ये डिसाइड करेंगे, फिर ये डिसाइड करेंगे कि कैसा मेथड हम यूज करेंगे। थर्ड स्टेप हमारा क्या आता है, कंटेंट को डिटरमाइन करना, कि हमारे क्वेश्चंस कैसे होंगे। हमें ये पता चल गया कि हमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन जानना है, बट वह उसके लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन जानने के लिए कौन कौन से क्वेश्चन जरूरी हैं। जैसे मैंने देखा था, हमने जब एग्जांपल्स लिए थे तो वो क्या थे कि क्या आप प्राइस से सेटिस्फाई हो, क्या उसकी अवेलेबिलिटी है, क्या आपको कंसिस्टेंसी सही लगती है, टेस्ट सही लगता है। तो ये क्या है, वो क्वेश्चंस हैं जो मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे कस्टमर जो सेटिस्फेक्शन है उसका आंसर मुझे दे देंगे। तो मैं देखती हूँ कि कौन से क्वेश्चंस मुझे चाहिए। जितने भी क्वेश्चंस मेरे माइंड में आते हैं मैं देखती हूँ कि क्या हर क्वेश्चन नेसेसरी है, क्योंकि हमें बहुत लेंदी क्वेश्चनेयर नहीं बनाना चाहिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चनेयर भेजता है और उसके अंदर 100 क्वेश्चंस हैं, तो आप क्या सोचते हो, अगर आपका मूड भी होता है ना कि मैं भर दूं, तो आप सोचते हो इतना लंबा कौन भरेगा, फिर कोई नहीं भरता। तो आपको ये देखना होता है कि कितने क्वेश्चन सफिशिएंट हैं जिसके थ्रू आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो आपको चाहिए है। तो आपको हर क्वेश्चन को देखना चाहिए कि क्या वो क्वेश्चन नेसेसरी है। अगर आपको लगता है कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है, तभी उसे क्वेश्चनेयर में डालें। और अगर आपके जो जैसे आर सेवरल क्वेश्चन नीडेड इंस्टेड ऑफ वन, कि आपने कई बार क्वेश्चन आप कैसे पूछ लेते हो, क्या आपको मैगी का टेस्ट और प्राइस, ये आपका क्वेश्चन है कि क्या आपको मैगी का टेस्ट और प्राइस सही लगता है। तो कुछ ऐसे कस्टमर्स होंगे जिन्हें सिर्फ टेस्ट अच्छा लगता है, वो प्राइस से सेटिस्फाई नहीं है। कुछ ऐसे हो सकते हैं जिन्हें सिर्फ प्राइस अच्छा लगता है लेकिन टेस्ट से सेटिस्फाई नहीं है। अब हमने एक ही क्वेश्चन में डाल दिया तो उन्हें समझ नहीं आएगा भाई हम टेस्ट के अकॉर्डिंग आंसर करें या प्राइस के अकॉर्डिंग आंसर करें। तो कभी भी हमें डबल साइडेड क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, हमारे अलग अलग क्वेश्चन होने चाहिए। क्या आप टेस्ट से सेटिस्फाई हैं और क्या आप प्राइस से सेटिस्फाई हैं, सो दैट वो अप्रोप्रिएटली आंसर कर सकें। तो हर क्वेश्चन को आपको अच्छे से चेक करना होता है और उसके कंटेंट को डिसाइड करना होता है कि क्या वो क्वेश्चन नेसेसरी है, और नेसेसरी है तो क्या वो अप्रोप्रिएट है। तो देखो, फर्स्ट स्टेप में हमें कैसी इंफॉर्मेशन चाहिए हमने ये डिसाइड कर लिया। उसके बाद हमने इंटरव्यू मेथड डिसाइड कर लिया कि कैसे हम उनसे वो इंफॉर्मेशन लेंगे। हम फिर उसके बाद क्या करते हैं, कंटेंट को डिसाइड करते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आता है, ओवरकम दी अनविलिंगनेस एंड इनएबिलिटी। अनविलिंगनेस और इनएबिलिटी का मतलब क्या होता है कि ये जो आपने क्वेश्चनेयर बनाया ये आप किसे देते हो, अपने सैंपल को या रिस्पोंडेंट को देते हो। अब हर रिस्पोंडेंट तो रिप्लाई नहीं करता। जैसे मैंने बोला था ना कि हम किसी को भेजते हैं तो वो क्या करते हैं, सीन करके छोड़ देते हैं, भरते नहीं है। तो क्यों करते हैं वो ऐसा, तो उनके पीछे 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो वो अनविलिंग है या वो इनेबल है। अनविलिंगनेस का मतलब क्या है, वो कर सकते हैं बट करना नहीं चाहते, यहाँ उनकी वॉन्ट नहीं है।
वो चाहते ही नहीं करना, वो विलिंग नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, वो कर सकते हैं बट वो करना नहीं चाहते। और इनेबल का मतलब क्या है, ऐसा हो सकता है कि वो करना चाहते हैं, वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, वो उसे भरना चाहते हैं, बट वो एबल ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकते। तो इनएबिलिटी और अनविलिंगनेस की वजह से हम क्या करते हैं, क्वेश्चनेयर्स हमारे भरे नहीं जाते। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा यही होता है कि इसे ओवरकम करना, कि जो भी हमारे रिस्पोंडेंट हैं उनके अंदर अनविलिंगनेस और इनएबिलिटी ना आए, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स मिल जाएं। इन्फॉर्मेशन कौन सी चाहिए ये देख लिया, इंटरव्यू मेथड को डिसाइड किया, कंटेंट को डिसाइड किया, ओवरकम किया अनविलिंगनेस को और इनएबिलिटी को। देन हम क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हैं। अब स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है कि आप स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन भी रख सकते हो और अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन भी रख सकते हो, या फिर आप क्या बोल सकते हो, ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चन कैसे होते हैं, देखो कई बार तो क्वेश्चंस कैसे मिलते हैं, आर यू सेटिस्फाइड विद द टेस्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप टेस्ट ऑफ मैगी से सेटिस्फाइड हैं, तो आपको ऑप्शंस होंगे येस और नो। तो इसका मतलब क्या है, इन्हीं दोनों में से आपको किसी एक को चुनना है, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये तो क्या है, क्लोज एंडेड, यानी कि आपको ऑप्शन मिले हुए हैं, उन्हीं में से चुनो, आप खुद के थॉट नहीं लिख सकते। और एक ये लिखा हुआ है कि आर यू सेटिस्फाइड विद द टेस्ट, और फिर ब्लैंक छोड़ा हुआ है, वहाँ पे आप लिखो येस भी लिख सकते हो, नो भी लिख सकते हो। आप लिख सकते हो कि जब कई बार वो अच्छी लगती है, जब बनाते हैं तब अच्छी लगती है, थोड़ा टाइम हो जाता है तो उसका टेस्ट वैसा नहीं रहता, तो वहाँ आप अपनी एक्चुअल वर्डिंग लिख सकते हो। तो वो आपका क्या होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन, यानी कि आपको ओपन रखा गया, आप खुद के अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हो। तो आप स्ट्रक्चर डिसाइड करते हो, उसके बाद वर्डिंग डिसाइड करते हो कि किस वर्डिंग में आप आंसर को चाहते हो। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चनेयर की वर्डिंग क्या होगी। आप जब भी वर्डिंग करते हो ना, तो आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि आपके रिस्पोंडेंट कौन है, कौन उस क्वेश्चनेयर को भरेंगे, उनको कितनी नॉलेज है, क्या उन्हें पढ़ना आता है, क्या वो टेक्निकल वर्ड समझ पाएंगे, उनके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस बनाने होते हैं। एंड देन फाइनली लेआउट को बना के अपना क्वेश्चनेयर प्रिपेयर हो जाता है। तो क्या क्या स्टेप्स हुए डिज़ाइनिंग में, कि कैसी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग इंटरव्यू को डिसाइड करना कि किस इंटरव्यू मेथड को यूज़ करेंगे, कंटेंट को डिसाइड करना, उसके बाद विलिंगनेस को और अनविलिंगनेस और इनएबिलिटी को ओवरकम करना, स्ट्रक्चर डिसाइड करना, वर्डिंग डिसाइड करना और लेआउट को डिसाइड कर लेना। अब अनविलिंगनेस और इनएबिलिटी मैंने बोला कि रिमूव की जाती हैं। अनविलिंगनेस और इनएबिलिटी का मैंने मीनिंग भी बता दिया कि अनविलिंगनेस जब हम नहीं चाहते और इनएबिलिटी जब हम कर ही नहीं सकते। तो अनविलिंगनेस की होती है जब आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। हम कई बार कुछ चीज़ों को स्किप कर देते हैं, किसी की हेल्प नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि हम ही फंस जाएंगे। तो अनविलिंगनेस की वजह से हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं, या फिर आपको लगता है किसी से आप क्वेश्चनेयर भरवाने गए, बट वो आपका जो क्वेश्चनेयर जो वो भरवा रहा है वो क्या, फॉर एग्जाम्पल वो अपने फ्रेंड्स के साथ खड़ा है और वहाँ पे आपने वहाँ पे आपने कास्ट और इनकम के बारे में पूछ रहा है, लेकिन उसे लगता है कि वो सिचुएशन अप्रोप्रिएट नहीं है, वो उन सबके सामने अपनी इन चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। तो तब भी वो क्या करता है, मना कर देता है क्वेश्चनेयर को भरने के लिए। हालांकि वो भर सकता है लेकिन फिर भी मना कर देता है क्योंकि वो भरना नहीं चाहता, वो उसको लगता है कि ये सिचुएशन अप्रोप्रिएट नहीं है, या फिर उसे ये लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन आप पूछ रहे हो वो बहुत ही ऑब्वियस है, यानी कि इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ऐसे लेता है कि ये तो सबको पता है। जैसे अगर वो मैगी उसे बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो क्या कहेगा कि उससे पूछा जाए कि आप मैगी से सेटिस्फाइड हो, तो वो आंसर करना ही मना कर देगा। वो कहेगा ये कोई कुछ पूछने की बात है कि ये तो बहुत ही अपारेंट थिंग है। तो वो हमारा क्या होता है, उस टाइम पे भी रिप्लाई नहीं करते। या फिर इन्फॉर्मेशन जो आप पूछ रहे हो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, वो ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो एक पर्सनल पर्सन शेयर नहीं करना चाहता। फॉर एग्जांपल वो उसके कास्ट से रिगार्डिंग हो सकती है, कुछ पर्सन कास्ट को शेयर नहीं करना पसंद करते, वो उसकी इनकम की रिगार्डिंग हो सकती है, या फिर वो उसके रीजन की रिगार्डिंग हो सकती है। तो कई बार सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो होती है तो वो एबल तो होते हैं, वो कर सकते हैं, बट फिर भी वो मना कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो उनकी अनविलिंगनेस है। नाउ इनएबिलिटी क्यों होती है, इनएबिलिटी का मतलब क्या है, जब वो एबल ही नहीं है। तो एबल कब नहीं होते, वो या तो उन्हें समझ ही ना आए, या जो आपने क्वेश्चनेयर बनाया है वो बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में, कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में है, तो उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा कि क्वेश्चन पूछ क्या रखा है, तो वो रिप्लाई कैसे करेंगे। रिस्पोंडेंट को उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। अब हम किसी से पूछ रहे हैं जिसने कभी मैगी परचेज ही नहीं की, जिसने कभी मैगी जो है बाय ही नहीं की, उसने कंज्यूम ही नहीं की, तो वो इन्फॉर्म्ड ही नहीं है उस चीज़ के बारे में, तो वो कैसे हमें रिप्लाई करेगा। रिस्पोंडेंट में नोट रिमेंबर कि उसने मैगी को परचेज़ किया है, बट उसने बहुत पहले किया था, अब उसे कुछ याद नहीं है कि टेस्ट कैसा था, प्राइस कैसा था, तो तब भी वो रिप्लाई नहीं कर सकता। वो चाहे तब भी नहीं कर सकता क्योंकि उसे याद ही नहीं है। या फिर रिस्पोंडेंट इज़ नॉट एबल टू आर्टिकुलेट। अब हम बोलें कि आप मैगी के रिगार्डिंग अपने व्यू लिखो, तो एक पर्सन के अंदर फीलिंग्स तो हैं बट वो उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। अगर उसके पास वर्ड्स नहीं हैं लिखने के लिए कि भाई मैं कौन से एक अप्रोप्रिएट वर्ड को यूज़ करूं, तो उस टाइम भी वो क्या होगा, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा। डिसाइडिंग द वर्डिंग ऑफ क्वेश्चनेयर, ये जो है हमने जो स्टेप्स डिसाइड किए हैं ना, ये जो 7 स्टेप होते हैं, उसी के अंदर ये स्टेप था कि अनविलिंगनेस और इनएबिलिटी को ओवरकम कैसे करते हैं, और उसी के अंदर एक स्टेप था कि डिसाइड कैसे करते हैं कि वर्डिंग क्या हो। तो उसके रिगार्डिंग कुछ और इन्फॉर्मेशन थी तो इसलिए मैंने शेयर कर
कर रही हूँ, ये किसी से रिगार्डिंग है, आपके जो स्टेप्स थे उसी के अंदर हैं ये। तो अगर आपको वर्डिंग डिसाइड करनी होती है क्वेश्चनियर की, तो वर्ड कैसे होने चाहिए, ऑर्डिनरी यानी कि सिंपल वर्ड्स को यूज़ करो, अनएम्बिगियस वर्ड्स यानी कि जो अनक्लियर वर्ड्स हैं, जिनको आप क्लैरिफाई नहीं है, कि क्लैरिटी नहीं है जिन वर्ड्स के बीच में, या फिर एक ही वर्ड के कई बार दो मीनिंग होते हैं, तो ऐसे वर्ड्स को यूज़ मत करो जिनके डबल मीनिंग है। आप सिंपल वर्ड्स को यूज़ करो ताकि सामने वाला ईजिली अंडरस्टैंड कर सके। लीडिंग क्वेश्चंस को अवॉइड करो, कि एक क्वेश्चन जब दूसरे को लीड करे, यानी कि पहले क्वेश्चंस का आंसर करते टाइम वो दूसरी चीज़ों के बारे में सोचे और वो उसे इन्फ्लुएंस करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंपल और अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस पूछने चाहिए। अवॉइड इम्प्लिसिट अल्टरनेटिव्स को अवॉइड करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, डू यू लाइक टू फ्लाई व्हेन ट्रैवलिंग शॉर्ट डिस्टेंस, कि क्या आप या एरोप्लेन का यूज़ करना चाहेंगे जब आप शॉर्ट डिस्टेंस पे ट्रैवल कर रहे हो। तो आप ये नहीं बता रहे कि किसके कंपैरिजन में। अगर आपने ये बोला होता कि ड्राइव करने के बजाय आप क्या कर रहे हो, एरोप्लेन का यूज़ करना चाहोगे, फ्लाई का यूज़ करना चाहोगे, तो ये क्वेश्चन अप्रोप्रिएट है। बट ये अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि वो ऑल्टरनेटिव्स है। अब वो कार, वो ट्रक, वो बस, ट्रेन, इन सब चीज़ों के साथ कंपेयर करेगा, तो वो खुद से ऑल्टरनेटिव बनाएगा। अब जो हमारा रिस्पोंडेंट रिप्लाई कर रहा है, कोई क्या करेंगे, जो हमारा प्लेन है उसको कार से कंपेयर करके आंसर करेगा, कोई प्लेन को बस से कंपेयर करेगा, कोई प्लेन को ट्रेन से कंपेयर करेगा। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनाने चाहिए जिनकी इम्प्लिसिट अल्टरनेटिव्स हो, यानी कि जो हमारा रिस्पोंडेंट है वो खुद से अल्टरनेटिव बनाए। इसके बजाय क्या होना चाहिए, हमें साथ साथ डिफाइन कर देना चाहिए कि किसके साथ कंपेरिजन हो रहा है। एंड अवॉइड इम्प्लिसिट अजम्पशंस, कि खुद से वो अजम्पशंस बनाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जैसे हमने पूछा, आर यू फेवर इन बजट, तो क्या वो बजट के फेवर में है। तो अगर उसे ये लगता है कि भाई बजट में टैक्स कम लग रहा है, सिर्फ वो टैक्स के पर्सपेक्टिव से आंसर दे, बट हम हर पर्सपेक्टिव से चाहते थे, तो वो हमारे लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगा। बट अगर हम ऐसे लिख देंगे कि आर यू फेवर इन बजट इफ इट वुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन इनकम, कि क्या उसकी वजह से इनकम इंक्रीज होगी तो आप बजट के फेवर में हो, तो हम किस चीज़ के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं, ऐसी चीज़ें हमें अपने क्वेश्चन में मेंशन करनी चाहिए, ताकि वो सिंपल हो सके, क्लियर हो सके और आंसर्स हमें अच्छे से मिल सके। सो हमने अभी तक क्या देखा कि डाटा कलेक्शन क्या होता है। पहला मेथड प्राइमरी और सेकेंडरी मेथड थे। प्राइमरी के अंदर क्वेश्चनेयर देखा, अब क्वेश्चनेयर का स्टेप्स हमने देखे कि उसे कैसे डिजाइन किया जाता है। तो क्वेश्चनेयर करने की क्या एडवांटेजेस होती है और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सो ऑब्वियस सी बात है, टाइम सेव होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता रिसर्चर का क्वेश्चनर्स को फिल कराने में। इकोनॉमिकल है, कॉस्ट भी उतनी नहीं लगती, आपने ऑनलाइन बना लिया और सबको सेंड कर दिया। लेस मैन पावर, सबको ऑनलाइन सेंड कर रहे हो, एक एक पर्सन के पास जाके इतनी करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो मैन पावर कम लगती है, कॉस्ट भी कम लगती है, और लार्ज एरिया से डाटा कवर कर सकते हो। एक साथ आप हज़ारों लोगों को इकट्ठा क्वेश्चनर भेज दो, जितने ज़्यादा रिप्लाई आएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, तो लार्ज एरिया को आप कवर कर सकते हो। इंट्रोवर्ट रिस्पोंडेंट, ऐसे रिस्पोंडेंट जो फेस टू फेस इंटरेक्शन करके आंसर नहीं दे सकते, वो मान लो थोड़े शाय हैं, इंट्रोवर्ट हैं, वो आंसर इतनी इजीली नहीं कर सकते, तो अगर हम उन्हें क्वेश्चनर भेजते हैं तो वो बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं आंसर करने में, और यहाँ पे हमारी कोई पर्सनल बायसनेस नहीं होती। बट इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, लो डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी, कि रिलायबिलिटी सेम नहीं रहती। रिलायबिलिटी सेम नहीं रहती का मतलब क्या है, आज हम क्वेश्चनेयर भरवा रहे हैं, अगर 10 दिन बाद वही क्वेश्चनेयर भरवाएंगे ना, तो रिस्पोंडेंट का आंसर चेंज होगा। क्यों? क्योंकि वो कई बार झूठ भर देते हैं। इसका मतलब क्या है, सिर्फ ये करने के लिए कि भाई हाँ मैंने भरा था, इस चीज़ को शोर करने के लिए किसी भी चीज़ को टिक कर देते हैं बिना ये देखे कि क्वेश्चन क्या है, इसलिए रिलायबिलिटी इसमें थोड़ी कम होती है। रिस्पोंडेंट उससे क्वेश्चनेयर वही भर सकता है जिसको लिटरेसी होगी, यानी कि जो एजुकेटेड होगा। जैसे अगर एजुकेटेड नहीं है तो वो क्वेश्चनेयर कैसे भरेगा, हम अगर उसे भेज रहे हैं तो अगर वो पढ़ सकेगा तभी तो आंसर करेगा। तो इसमें एक लिमिटेशन है कि ये सिर्फ एजुकेटेड पर्सन ही भर सकते हैं। ऐसे भी होते हैं कि नॉन रिस्पॉन्स, जैसे मैंने बोला था, लोग देख के छोड़ देते हैं, तो नॉन रिस्पॉन्स भी होते हैं। कुछ लोग अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करना चाहते। ये प्रॉब्लम है कि आपने अगर क्वेश्चनेयर बनाया, नेम फ़ोन नंबर उसमें पूछ रखा है, तो कुछ लोग बिकॉज वो शेयर ही नहीं करना चाहते अपने फ़ोन नंबर वगैरह को, तो वो भरते ही नहीं है। और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, कई बार क्या होता है कि हमारे रिस्पोंडेंट क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन उन्हें ये लगती है ना कि ये मैं भर सकता हूँ, उसको भर देते हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन को नहीं भरते, जिसकी वजह से हमारे पास आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन आती है। नाउ सेकंड मेथड जो प्राइमरी मेथड के अंदर आता है वो क्या है, इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू का मतलब क्या है, जब हम किसी से फेस टू फेस वर्बल ओरल कन्वर्सेशन करते हैं इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, वो है इंटरव्यू मेथड। क्वेश्चनियर मेथड में क्या थी, रिटर्न कन्वर्सेशंस थी, हमने लिखा हुआ क्वेश्चंस उन्हें भेज दिए, अब इनसे हम क्या करते हैं, बोल के क्वेश्चन पूछते हैं, वो हमारा होता है इंटरव्यू मेथड। अब इंटरव्यू दो फॉर्म के होते हैं, टाइप्स नहीं है, ये इंटरव्यू के फॉर्म्स हैं कि दो तरीके से हम इंटरव्यू कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप की हो। तो ये फॉर्म्स हैं इंटरव्यू की, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होते हैं, जिसमें इंटरव्यू होने से पहले ही ये डिसाइड हो कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनकी क्या सीक्वेंस होगी और कौन पूछेगा, ये सब पहले से डिसाइडेड हो, तो वो स्ट्रक्चर्ड है। अगर एट द मोमेंट, यानी कि उसी मोमेंट पे क्वेश्चंस जो माइंड में आ रहे हैं वही सीधा पूछते जा रहे हैं, एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं, यानी कि पहले से अगर हमने कुछ भी डिसाइड नहीं किया, तो वो है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू।
ये ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि वो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू करना चाहती है या अनस्ट्रक्चर्ड करना चाहती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन मिक्स्ड इंटरव्यू भी करती है, यानी कि वो पहले से कुछ 4-5 क्वेश्चन डिसाइड कर लेती हैं कि ये 4-5 तो हमें पूछने ही पूछने हैं, बट इसके अलावा जैसे जैसे माइंड में आते रहेंगे वैसे वैसे हम पूछते रहेंगे। सो इंटरव्यू के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अभी तक हमने देखा कि इंटरव्यू मेथड क्या है, जिसके अंदर हम ओरली कन्वर्सेट करते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जो कितनी फॉर्म्स के हो सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड वे में भी हो सकते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड वे में भी हो सकते हैं। तो पहला टाइप है इंटरव्यू मेथड का टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यू मतलब जिसमें हम फोन कॉल के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। आपके पास फोन आता है, वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और आपको आंसर करने होते हैं। तो ऐसे अगर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो उसकी क्या एडवांटेजेस होंगी कि उसमें टाइम कम लगेगा, सिंपल सी बात है, फोन पे हो जाएगा, आपको किसी के पास पर्सनली जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, सिंपल मेथड है, एक्सपेंसिव भी कम है, अब उतनी कॉस्ट भी नहीं होती कॉल करने की, रिकॉर्ड भी किया जा सकता है सो दैट आप उसे दोबारा सुन सको, दोबारा उसको देख सको, और लार्ज गैदरिंग, ज़्यादा से ज़्यादा गैदरिंग को आप कवर कर सकते हो। यानी कि फ़ोन कॉल तो आप कितने ही लोगों को कर सकते हो, बट इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता, यानी कि आप जो फ़ोन कॉल पे बात करते हो वो उतनी पर्सनलाइज नहीं होती जितना फेस टू फेस इंटरव्यू होता है। और इसमें क्या है, सिर्फ लिमिटेड रहता है उन लोगों तक जिनके पास फ़ोन है, आप उन लोगों तक नहीं पहुंच सकते जिनके पास फ़ोन नहीं है, इसलिए जो लिमिटेड कवरेज ही रह जाती है। देन सेकंड टाइप क्या है, फेस टू फेस इंटरव्यू, यानी कि जब आप किसी से पर्सनली मिलते हो, उसके पास जाते हो और उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, वो फेस टू फेस इंटरव्यू होता है। तो फेस टू फेस इंटरव्यू करने की क्या एडवांटेजेस होंगी कि आप अपनी रैपोर्ट या फिर आप बोल सकते हो अच्छे रिलेशंस बिल्डअप कर सकते हो, क्योंकि अगर आप किसी से पर्सनली मिल रहे हो तो ऑब्वियसली सीधा आप काम की बात स्टार्ट नहीं करते, पहले एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो जिसकी हेल्प से आप अपनी रिस्पेक्ट, रैपोर्ट या फिर रिलेशन बिल्डअप कर सकते हो। अगर हमारे किसी भी क्वेश्चन से या जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं या फिर वो जो आंसर दे रहे हैं हमें लग रहा है कि हम क्लियर नहीं है, जैसे क्वेश्चनएयर में तो जो उन्होंने लिख के भेज दिया ना उसी के अकॉर्डिंग हमें एनालिसिस करना पड़ेगा, बट फेस टू फेस इंटरव्यू की ये एक एडवांटेज है कि वो हमारे सामने ही बैठे होते हैं, तो अगर हमें उनके आंसर समझ नहीं आते या उन्हें हमारे क्वेश्चन समझ नहीं आते तो वो हमसे क्लैरिफाई कर सकते हैं, करेक्ट करवा सकते हैं, दोबारा पूछ सकते हैं। रिस्पॉन्स रेट इसमें हाई होता है क्योंकि अगर आप एक एक पर्सन के पास जाके कर रहे हो तो इसका मतलब आप सबसे रिस्पॉन्सेज ले सकते हो। पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल सकती है कि क्वेश्चनएयर में सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि अगर आपका जो क्वेश्चनएयर है उसमें अगर 10 क्वेश्चन है तो आपको सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन आप अगर किसी से पर्सनली मिलने जा रहे हो तो आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी गेन कर सकते हो। फ्लेक्सिबल मेथड है, सबके मूड के अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चंस चेंज कर सकते हो, और इसमें ऑब्जर्वेशन भी पॉसिबल है क्योंकि अगर आप किसी से मिलके बात कर रहे हो तो इसका मतलब आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हो कि वो पर्सन कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे देख रहा है, उसका क्या एटीट्यूड है, जिसके थ्रू आप उसको ऑब्जर्व भी कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस क्या है कि लार्ज सैंपल हो तो अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 1000 लोगों के पास जाना है तो आप 1000 लोगों के पास एक एक करके जाएं, उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, इसलिए क्या है इम्प्रैक्टिकल है। बहुत लार्ज जब सैंपल्स होते हैं उस टाइम पे यहाँ पे बायसनेस पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल ये जो ए कलेक्ट कर रहा है इसकी पर्सनल थिंकिंग क्या है, अगर इसको बी सही लगता है, भाई इसको ये लगता है बी काफ़ी समझदार है तो ये इससे तो अच्छे से बात करेगा, सी इसको अच्छा नहीं लगा तो इससे बुरे तरीके से भी बात कर सकते हैं। तो बायसनेस यहाँ पे पॉसिबल होती है क्योंकि जो हमारा पर्सनल पर्सन है वो खुद जाता है। इंट्रोवर्ट रिस्पोंडेंट यहाँ पे अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर पाते क्योंकि वो हेजिटेट करते हैं और लार्ज मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए कॉस्ट ज़्यादा आती है। अब है लास्ट मेथड प्राइमरी का, यानी कि प्राइमरी के अंदर लास्ट मेथड क्या है जिससे हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज ऑब्जर्वेशनल मेथड। और अभी जब मैं फेस टू फेस इंटरव्यू की बात कर रही थी तब भी मैंने बोला कि फेस टू फेस इंटरव्यू में ऑब्जर्वेशन पॉसिबल है। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं बाय वॉचिंग अदर्स, दूसरों को ऑब्जर्व करके। कई बार देखो हम अपने फ्रेंड्स को देख के बता देते हैं कि ये हैप्पी है या सैड है, ये गुस्से में है, कैसे, क्योंकि हम उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जब हम किसी को ऑब्जर्व करके रिस्पोंडेंट्स को डाटा कलेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। जैसे जब वो कंज्यूम कर रहे हैं मैगी को तो हम उनके फेस को नोटिस करें, ऑब्जर्व करें कि उनके फेस पे स्माइल आ रही है या इरिटेटिंग फेस आ रहा है, उसके बेस पे हम देखें कि वो हैप्पी है, सैड है, सेटिस्फाइड है या डिससेटिस्फाइड है। अब ऑब्जर्वेशन भी दो तरीके की हो सकती है, पार्टिसिपेटिव एंड नॉन पार्टिसिपेटिव। पार्टिसिपेटिव का मतलब क्या है, जिस ग्रुप की आप स्टडी करने जा रहे हो, जिसके ऊपर आप स्टडी करोगे उसी ग्रुप के मेंबर आप भी बन जाते हो और उनसे मिलके फिर उनको ऑब्जर्व करते हो बाकी मेंबर्स को, वो हमारा होता है पार्टिसिपेटिव। यानी कि इसमें आप वॉच करते हो बाकी लोगों को, उनकी एक्टिविटीज़ को, बाय इटसेल्फ बिकमिंग द पार्ट ऑफ ग्रुप, यानी कि खुद उस ग्रुप का पार्ट बन के। फॉर एग्जाम्पल आपको किन्हीं 4 लोगों पर अगर स्टडी करनी है तो उन 4 लोगों के ग्रुप का पार्ट आप खुद भी बन जाते हो, आप भी उनके फ्रेंड बन जाते हो और फिर उन्हें ऑब्जर्व करते हो, उनसे इंटरेक्ट करते हो ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। वो है पार्टिसिपेटिव मेथड। एंड नॉन पार्टिसिपेटिव मेथड क्या है, जब जिन 4 लोगों की आपको स्टडी करनी है आप बाहर से एज अ आउटसाइडर जब उन्हें ऑब्जर्व करते हो कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, क्या उनके एक्शंस होते हैं, वो हमारा होता है नॉन पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन।
तो अगर हम पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस होंगे कि आप किन्हीं 4 लोगों पे स्टडी करना चाहते थे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते थे, तो आप भी उसी ग्रुप के एक मेंबर बन गए। अब वो ग्रुप कितने लोगों का हो गया, 5 का हो गया, और फिर आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो उसकी क्या एडवांटेजेस होंगी कि आपको नेचुरल बिहेवियर यानी कि एक्चुअल में वो कैसा बिहेव करते हैं वैसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। आपकी बाकी मेंबर्स के साथ अच्छे रिलेशंस बन जाएंगे, क्लोजनेस हो जाएगी, रियल में जो उनका रियल कैरेक्टर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे अगर आप बाहर से देख रहे हो तो आपको सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जितनी आप चाहते हो, बट अगर आप ग्रुप के मेंबर बन गए हो तो आप जो बेसिक टॉपिक है उसके रिगार्डिंग जो उनके डेली लाइफ्स के भी कुछ टॉपिक हैं, जो एक्स्ट्रा टॉपिक हैं, उसके साथ भी आप उनमें इन्वॉल्व होगे तो आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। बट इसमें डिसएडवांटेजेस क्या है कि इसमें सब्जेक्टिविटी आ जाती है, क्योंकि आप ग्रुप मेंबर्स के क्लोज हो जाते हो तो आपके वो फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो आप अपने टारगेट को भूल जाते हो और आपको फ्रेंडशिप ज़्यादा वो होने लग जाती है, तो आप बायसनेस दिखाना शुरू कर देते हो कि ये मेरा अच्छा फ्रेंड बन गया तो अब मैं इसके अगेंस्ट वैसी इन्फॉर्मेशन नहीं कलेक्ट करूँगा, या फिर ये जो कह रहा है वैसी इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट नहीं करूँगा, जो इस इन्फॉर्मेशन ये शेयर नहीं करना चाहता उसको मैं छोड़ दूंगा। इसकी वजह से क्या होता है, बायसनेस आ जाती है। कई बार हम इसी वजह से, क्योंकि इतनी फैमिलियरिटी हो जाती है, तो हम इंपॉर्टेंट जो है उसे मिस कर देते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी थी उस टारगेट को भूल जाते हैं, और इसकी वजह से इन्वॉल्वमेंट में हो जाती है, ग्रुपिज्म बन जाता है। अब है नॉन पार्टिसिपेंट। नॉन पार्टिसिपेंट क्या है, एज ए आउटसाइडर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो उसके एडवांटेजेस क्या होंगी, जो हमारी पार्टिसिपेंट्स की डिसएडवांटेजेस थी वो इसके एडवांटेजेस बन जाएंगी कि ऑब्जेक्टिविटी बनी रहेगी, क्योंकि आपकी क्लोजनेस तो हुई नहीं, क्लोजनेस नहीं हुई तो इसका मतलब आप उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लोगे, तो ऑब्जेक्टिविटी बनी रहेगी, कोई ग्रुपिज्म नहीं बनेगा, अच्छा और केयरफुल एनालिसिस आप करोगे, जैसी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको वैसी सेलेक्ट हो जाएगी, कलेक्ट कर लोगे आप। कमांड, रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन, यानी कि बाहर के जो लोग हैं जिनसे भी आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो उनको लगेगा कि वो ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, उन्हें पता चल जाता है कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, कोई आउटसाइडर उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है कि आप काम करो, मैनेजर आपको ऑब्जर्व करेगा, तो उस टाइम पे वो क्या करेंगे, रिस्पेक्ट प्रोवाइड करते हैं, कोऑपरेशन प्रोवाइड करते हैं, और ज़्यादा विलिंगनेस है, उन्हें ये लगता है ना कि जब आपको कोई देख रहा है तो आप ज़्यादा अच्छे से वर्क करने की कोशिश करते हो। बट डिसएडवांटेजेस क्या है, सब्जेक्टिविटी इसमें भी कहीं ना कहीं तो होती है, क्योंकि अगर पर्सन कहीं इन्वॉल्व है तो वहाँ सब्जेक्टिविटी या बायसनेस आ ही जाती है। इनएडुकेट ऑब्जर्वेशन, क्योंकि अगर किसी को पता है कि आप ऑब्जर्व किए जा रहे हो तो वो एक्चुअल में रियल बिहेवियर नहीं देगा, वो वैसा बिहेव नहीं करेगा जैसा वो है, इसकी वजह से ये इनएडुकेट है। इनकन्वीनियंस है, कई बार रिस्पोंडेंट को तब रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स करना पसंद नहीं करते, उन्हें ये अच्छा नहीं लगता कि उन्हें कोई ऑब्जर्व कर रहा है, उन्हें बिना बताए ऑब्जर्व किया जाए वो बात अलग है, लेकिन अगर उनको बता के ऑब्जर्व किया जाता है तो कई बार वो इनकन्वीनियंट फील करते हैं, और जो भी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं वो अननेचुरल होती है, फॉर्मल होती है, यानी कि हम वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जो वो प्रिटेंड कर रहे हैं, जैसा वो बनना चाहते हैं, ना कि वो जैसे वो एक्चुअल में है। इसकी वजह से एक अच्छी इन्फॉर्मेशन हम इसमें कलेक्ट नहीं कर पाते। नाउ सेकेंडरी डाटा कलेक्शन, एज आई ऑलरेडी सेड कि सेकेंडरी क्या होता है, जो पहले से एग्जिस्टिंग डाटा है वहाँ से जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं वो हमारा सेकेंडरी डाटा होता है, जिसको हम सेकेंड हैंड डाटा भी बोल सकते हैं। जैसे इंटरनेट पे पहले से कोई डाटा है, बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, सेल्स रिपोर्ट है, फाइनेंशियल रिपोर्ट है, कोई भी डाटा जो पहले से एग्जिस्ट करता है वहाँ से जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं दैट इज़ सेकेंडरी डाटा। तो पहला टॉपिक हमने कवर कर लिया है, उसमें हमारा क्या था कि क्वेश्चनेयर को कैसे डिज़ाइन किया जाता है और डाटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है। तो डाटा कलेक्शन के प्राइमरी और सेकेंडरी मेथड होते हैं, वो भी हमने डिस्कस कर लिए। नाउ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होता है कि जब हम एक पूरी पॉपुलेशन की बात करते हैं, ठीक है, ये पॉपुलेशन है जिसके ऊपर हम क्या करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं। जैसे हम वही जो हमारा एग्जांपल था उसे कंटिन्यू करते हैं कि ये मान लो इंडिया की पूरी पॉपुलेशन है जिसके ऊपर हम देखना चाहते हैं कि क्या सेटिस्फेक्शन लेवल है मैगी के रिगार्डिंग। तो अब इंडिया की पॉपुलेशन तो 135 करोड़ से भी अबू है, आप हर एक इंडिविजुअल के पास तो जा नहीं सकते ये पूछने के लिए कि आपको मैगी कैसी लगती है। तो आप क्या करते हो कि पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को, कुछ इंडिविजुअल्स को क्या कर लेते हो, सेलेक्ट कर लेते हो कि आपकी जो पॉपुलेशन है उसमें से कुछ इंडिविजुअल्स को आपने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। तो ये इंडिविजुअल क्या है, एक पार्ट है उस पूरी पॉपुलेशन का, जिसे हम क्या बोलते हैं, सैंपल। अब इस सैंपल पे आप वो क्वेश्चनेयर, इंटरव्यू वगैरह सारे मेथड्स लगाते हो डाटा कलेक्ट करने के, और ये जो सैंपल है ये उस पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि इस सैंपल पे मान लो हमने डिसाइड किया था कि हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू करेंगे या फिर इंटरव्यू के थ्रू करेंगे, तो जो हमने सैंपल सेलेक्ट किया है उन मेंबर्स के साथ हम इंटरव्यू लेते हैं, उनके रिस्पॉन्सेज को कलेक्ट करते हैं और उसके बेस पे डिसाइड करते हैं कि क्या कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं। और ये जो सैंपल होता है ये पूरी पॉपुलेशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि जो भी सैंपल का रिजल्ट आएगा हम मानेंगे पूरी पॉपुलेशन का रिजल्ट भी वही है। इसीलिए सैंपल हमें बहुत सोच समझ के सेलेक्ट करना होता है और एक मोस्ट अप्रोप्रिएट सैंपल सेलेक्ट करना पड़ता है।
तो सैम्पलिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया जाता है, जिसके अंदर हम प्री डिटरमाइन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यानी कि जो हमारा पॉपुलेशन है, मान लो उसमें 5000 लोग हैं, तो सैंपल में हम 500 लोगों को, तो ये क्या एक प्री डिटरमाइन नंबर है ना, एक प्री डिटरमाइन नंबर ऑफ पर्सनस को कलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ताकि हम अपनी पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन के लिए उन पर स्टडी कर सकें। सैम्पलिंग की क्यों जाती है, अब हमारे पास पॉपुलेशन है इंडिया की पूरी, हम क्यों एक एक पर्सन के पास नहीं जा रहे, सैंपल क्यों सेलेक्ट करें, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि एक एक पर्सन के पास जाएंगे तो कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, सैंपल अगर सेलेक्ट करते हैं तो कॉस्ट कम लगती है, ऑब्वियसली टाइम कम लगता है, क्योंकि एक तो आप 135 करोड़ के साथ डील करो, एक आप सिर्फ 10,000 में डील कर लो, तो ऑब्वियसली कॉस्ट भी कम लगेगी, टाइम भी कम लगेगा, ज़्यादा रिलायबल मेथड है, ईजी आप कर सकते हो, ग्रेटर स्कोप है, क्योंकि ज़्यादातर यही यूज़ किया जाता है, इतना ईजी नहीं होता कि आप पॉपुलेशन में हर मेंबर्स के पास पहुंच जाओ, इसलिए इसके स्कोप ज़्यादा है। इनफाइनाइट पॉपुलेशन है कि पॉपुलेशन को पहुंच पाना, पॉपुलेशन तक पहुंच पाना बिल्कुल भी ईजी नहीं है, क्वाइट इम्पॉसिबल ही है, तो इसलिए क्या है हम सैंपल का यूज़ करते हैं, और इसमें मैन पावर की रिक्वायरमेंट भी कम होती है, तो इन सब एडवांटेजेस की वजह से हम क्या करते हैं, सैंपलिंग का ही यूज़ कर लेते हैं। बट पॉपुलेशन की जगह अगर हम सैंपल को यूज़ करते हैं तो उसकी डिसएडवांटेजेस भी होंगे कि पूरी पॉपुलेशन की बजाय हम सैंपलिंग को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होंगी। पहले क्या है, चांसेस ऑफ बायसनेस, कि यहाँ 135 करोड़ में से मुझे मैगी के ऊपर सर्वे करना था और मुझे 500 लोग सेलेक्ट करने थे जो रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैंने क्या सोचा कि अब मैं अलग अलग कहीं से सेलेक्ट करूँ, जिन 500 लोगों को मैं जानती हूँ, भाई मेरे फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, स्कूल में, कॉलेजेस में जो लोग हैं उन्हीं को यूज़ कर लेती हूँ, उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या करती हूँ, उन्हीं से पूछ लेती हूँ और वहाँ के बेस पर डाटा कलेक्ट कर लेती हूँ। ऐसा नहीं कि हर जगह जाऊंगी, तो क्या वो अप्रोप्रिएट होगा, नहीं, क्योंकि बाकी भी तो लोग हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अगर मैं नॉर्थ में हूँ सिर्फ नॉर्थ वालों का डाटा लेके ये तो नहीं कह सकती कि पूरे इंडिया को मैगी पसंद है, तो यहाँ पे बायसनेस के चांसेस होते हैं। ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को सिलेक्ट करना डिफिकल्ट होता है, यानी कि एक मोस्ट अप्रोप्रिएट सैंपल इतना ईजिली सेलेक्ट नहीं होता, और सैंपलिंग वही कर सकता है जिसको उसके रिगार्डिंग नॉलेज हो, जिसे नॉलेज नहीं है वो नहीं कर सकता। अगर हमने अच्छे सैंपलिंग मेथड का यूज़ नहीं किया तो हमारा रिजल्ट भी क्या आएगा, गलत आएगा। अब है हमारी सैम्पलिंग टेक्निक, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सैम्पलिंग टेक्निक का मतलब क्या है कि हम कैसे पॉपुलेशन में से उन सैंपल्स को डिसाइड करते हैं, 135 करोड़ में से कैसे मैं 500 को सेलेक्ट करूंगी, उन किन क्या क्या टेक्निक मैं उसके लिए यूज़ कर सकती हूँ, उसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग टेक्निक। तो सैम्पलिंग टेक्निक दो तरीके की होती है, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी टेक्निक क्या है, जहाँ पे 135 करोड़ में हर एक पर्सन के इक्वल चांस है सेलेक्ट होने के, उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। और नॉन प्रोबेबिलिटी क्या है, जिसके अंदर इक्वल चांस नहीं है, मैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करूंगी, वो हमारी होती है नॉन प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी के फर्दर टाइप्स हैं कन्वीनियंस, कोटा, जजमेंटल एंड स्नोबॉल। प्रोबेबिलिटी के अंदर आते हैं सिंपल रैंडम, सिस्टमैटिक, स्ट्रेटिफाइड एंड क्लस्टर। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग टेक्निक है जिसके अंदर मैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, मेरी थिंकिंग के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग ये डिसाइड करूंगी कि कौन सैंपल में होगा, कौन नहीं होगा। सबके इक्वल चांस नहीं है, वो रिसर्चर पे डिपेंड करता है कि वो किसे इंक्लूड करना चाहता है। तो उसके अंदर पहला क्या था, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। देखो कन्वीनियंस का नेम ही क्या सजेस्ट कर रहा है, जिसमें जो रिसर्चर है यानी कि जो रिसर्च परफॉर्म करेगा ना, वो अपनी कन्वीनियंट, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेता है कि ये पर्सन हमारी क्या होंगे, सैंपल के अंदर इंक्लूड होंगी। जिसका एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपको स्टडी करनी है कि जो भी आपके स्कूल का नाम है ABC, या फिर किसी भी एरिया के आपको स्टडी करनी थी, फॉर वही एग्जांपल लेके चलते हैं कि क्या मैगी से पीपल सेटिस्फाइड हैं या नहीं। तो आप सोचते हो कि बाकी लोगों के पास जाने से बजाय है कि मैं अब कॉलेज में तो पढ़ती ही हूँ, कॉलेज के सभी स्टूडेंट से भरवा लूँगी। तो सैंपल किसने किया, मैंने सेलेक्ट किया ना, वो भी किसके अकॉर्डिंग, मेरी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, कि मुझे कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, कहीं पर स्कूटी लेके कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, इतना ट्रैफिक नहीं फेस करना पड़ेगा, टाइम नहीं देना पड़ेगा, एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे। तो मैंने अपनी कन्वीनियंस को सबसे ऊपर रखा और मेरी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो मुझे सबसे अप्रोप्रिएट लगे उसको मैंने यूज़ कर लिया, दैट इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग। जैसे आप क्या देखते हो, ये जो आपको पैम्पलेट्स वगैरह देते हैं, तो वो सड़क में एक जगह खड़े हो जाते हैं, वहाँ पे जितने भी लोग आते हैं ना उनको पैम्पलेट्स देते रहते हैं। इसकी बजाय वो ऐसे भी तो कर सकते हैं कि जो उनके पर्टिकुलर टारगेट है उनको जाके दें, वो कि अगर वो किसी ब्यूटी पार्लर की रिगार्डिंग कर रहे हैं तो गर्ल्स को, लेडीज़ को जाके दें, बट वो नहीं, ऐसा नहीं करते, उनको जो दिख जाए उसी को दे देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो अपनी कन्वीनियंस को देख रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। जजमेंटल सैम्पलिंग क्या है, जिसके अंदर रिसर्चर पॉपुलेशंस में से सैंपल को सेलेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू उसकी जजमेंट क्या है, उसका परसेप्शन क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई टीचर है, उसे सेलेक्ट करना है
क्विज के लिए स्टूडेंट्स को, जो हमें नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो टीचर को क्या लगता है कि सभी बच्चों को इक्वल चांस देने की बजाय उसकी नज़रों में, उसके परसेप्शन में जो 5 स्टूडेंट काफ़ी अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं, नॉलेजेबल हैं, उनको भेज देता हूँ। बाकी बचे हुए 45 स्टूडेंट क्लास के कोई मैटर नहीं करते। वो हमारी क्या होती है, जजमेंटल सैम्पलिंग, यानी कि हमारी क्या जजमेंट है, हमारी क्या थिंकिंग है, उसके बेस पे जब हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं, दैट इज जजमेंटल सैम्पलिंग। देन हमारी आती है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग क्या होती है, जिसको हम 2 स्टेज सैम्पलिंग भी बोलते हैं, जिसके अंदर हम 2 स्टेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले तो हम कोटा फिक्स करते हैं कि जैसे हम कोई भी सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं, कि मैगी के रिगार्डिंग में कर रही हूँ, तो मैंने पहले कोटा फिक्स किया कि जिसमें से फीमेल कितने होंगे और मेल कितने होंगे, कि 50% ही फीमेल होनी चाहिए और 50% ही मेल होने चाहिए। तो मैंने थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि इतना ही कोटा होगा। 50% अगर आपके पास सारे मेल हैं तो आप उनसे नहीं भरवा सकते, 50% फीमेल भी होनी चाहिए। और इसके बाद जो आप सेलेक्ट करते हो वो किसी भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक से यूज़ कर सकते हो। यानी कि आपने बस ये बता दिया कि जो आप सेलेक्ट करोगे ना सैंपल, उसमें 50% फीमेल 50% मेल होने चाहिए। फिर चाहे उसे आप किसी भी टेक्निक से नॉन प्रोबेबिलिटी वे में, यानी कि जैसे आप अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग, कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करो, तो वो हमारी क्या होती है, कोटा सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, रेफरल सैम्पलिंग भी बोलते हैं। जैसे कि आपको स्टडी करनी है कि महिंद्रा की जो कार है उसके रिगार्डिंग पीपल सेटिस्फाई है या नहीं। तो पहला पर्सन आपने कैसे चूज़ किया, अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग, कि आपको पता था, आपके पास ओपिनियन था कि इसके पास महिंद्रा की कार है, या फिर आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कि आपकी कॉलोनी में जिसके पास महिंद्रा की कार थी उसके पास आप जाके पहुंच गए और पूछा कि आपको वो सही लगती है या नहीं लगती, भाई आपको थार में क्या क्या प्रॉब्लम लगती है, सारी आपने पूछ ली। उसके बाद आप क्या करते हो, उस पर्सन से पूछते हो कि आप क्या किसी और को जानते हो जिसके पास महिंद्रा की कार है, देन उसके पास चले जाते हो। देन उसने सेकंड वाले से पूछते हो क्या आप किसी और को जानते हो, थर्ड। तो एक के रेफरेंस से दूसरे के पास, दूसरे के रेफरेंस से तीसरे के पास, वो हमारी क्या होती है, स्नोबॉल सैम्पलिंग। अब हमारी आती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब तक क्या थी, नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, जिसके अंदर पॉपुलेशन के हर एक पर्सन का इक्वल चांस है कि वो सेलेक्ट होंगी। हम अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग नहीं करते, चांसेस के अकॉर्डिंग करते हैं। तो उसका पहला पार्ट है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जिसको आप रैंडम सैम्पलिंग भी बोल सकते हो, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक लॉटरी सिस्टम का यूज़ करते हैं, कि जैसे एक बॉक्स है, उसके अंदर सबके नाम की चिट डाल दी और फिर हम चिट उठाते हैं, तो सबके इक्वल चांसेस हैं कि उनके नाम की चिट उठ सकती है। जिसकी चिट आई उसको हम क्या कर देंगे, सैंपल के अंदर सेलेक्ट कर देंगे। तो वो हमारा है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। देन है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या है, जिसके अंदर हम पहले पर्सन को रैंडमली सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसी सीक्वेंस में सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको सैंपल के लिए पूरे 100 लोग चाहिए। सैंपल के लिए कितने चाहिए, 100 लोग चाहिए। आपकी पॉपुलेशन कितनी है, टोटल 1000 लोगों की है। 1000 में से 100 को आपको सेलेक्ट करना है। तो पहले को आप क्या करोगे, रैंडमली सेलेक्ट करोगे। तो वो रैंडमली कैसे सेलेक्ट किया जाएगा, उस 100 को आप क्या करते हो, 1000 के साथ डिवाइड कर देते हो। 100 को 1000 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 10 आ गए। तो 10 का मतलब क्या है, शुरू के 10 लोगों में से आपको किसी पहले को सेलेक्ट करना पड़ेगा। शुरू के 10 लोगों में से आपने रैंडमली फॉर एग्जांपल 5 को सेलेक्ट कर लिया, कि जिसके पास नंबर 5 है ना वो हमने सेलेक्ट किया। तो पहला तो हम क्या कर रहे हैं, रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं। और पहला किस एरिया से सेलेक्ट करना है, किस मार्जिन से सेलेक्ट करना है, वो कैसे पता चलेगा, सैंपल डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन साइज। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उस 10 को प्लस करते जाएंगे। 5 के अंदर 10 प्लस किए 15, अगला सिलेक्शन किसका होगा, 15वें का, अगला 25वें का, अगला 35वें का, अगला 45वें का। इस तरीके से हम क्या करते रहेंगे, सेलेक्ट करते रहेंगे। वो हमारी क्या होती है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या है, कि जिसके अंदर आप पॉपुलेशन को डिवाइड करते हो सैंपल साइज से, और फिर पहले को तो रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हो, बाकी को उसी सीक्वेंस में सेलेक्ट करते रहते हो, उतने ही डिफरेंस पे सेलेक्ट करते हो। दैट इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। देन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या है, जो सैम्पलिंग का पार्ट है, जो जिसके अंदर भी 2 प्रोसेस होती हैं, कि इसके अंदर फॉर एग्जांपल जो भी आपकी पॉपुलेशन है ना, फॉर एग्जांपल जो भी जितने भी लोग हैं, 100 लोग हैं, तो उनको आप किसी ना किसी सिमिलैरिटी के बेस पे, होमोजेनिटी के बेस पे, जो भी उनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बेस पे आप क्या कर देते हो, उनको क्लासीफाई कर देते हो। जैसे हमने आगे एक एग्जाम्पल ले रखा है कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारी पॉपुलेशन है, जिसके अंदर ब्लू और ब्लैक, मान लो ब्लैक वाले किस चीज़ को प्रेफर करते हैं, मैगी को प्रेफर करते हैं, और ये yippee को प्रेफर करते हैं। तो किसी ना किसी होमोजेनिटी के बेस पे हमने क्या कर दिया, इन्हें डिवाइड कर दिया। ब्लू वाले सारे एक में आ जाएंगे, ब्लैक वाले सारे एक में आ जाएंगे। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में हमेशा याद रखना कि इनसाइड वो क्या होंगे, सेम। यानी कि जैसे ब्लू वाले एक में आए हैं तो इसका मतलब क्या है, एक स्ट्रेटा के अंदर सारे सेम है और दूसरे स्ट्रेटा के अंदर सारे सेम है, बट ये दोनों स्ट्रेटा एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि एक ब्लू है एक ब्लैक है, तो ब्लू और ब्लैक तो डिफरेंट है, बट ब्लू वाले स्ट्रेटा में सारे ब्लू हैं। तो इनसाइड क्या है, होमोजीनियस है, और आउटसाइड क्या है,
हेट्रोजीनियस है। तो जो स्ट्रेटा हमने बनाए हैं उसमें से फिर हम रैंडमली किसी भी पर्सन को सेलेक्ट कर लेते हैं, दैट इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग जैसे आपके पास दाल और चावल दे रखे हैं, तो दाल को आप अलग कर लो, चावल को आप अलग कर लो, दाल में से कुछ को सिलेक्ट कर लो, चावल में से कुछ को सिलेक्ट कर लो, दैट इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो इसमें आप क्या करते हो, सिमिलैरिटी के बेस पर डिवाइड करते हो। क्लस्टर सैम्पलिंग इज ऑपोजिट ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमने उधर क्या किया था, जैसे ब्लू हम इधर बना लेते हैं, ये हमारे पर्पल हो गए एंड 3 हमारे ग्रीन हैं। तो अगर हम स्ट्रेटा बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, 2, एक तो किसका बना दिया, ग्रीन का बना दिया, और एक हमने पर्पल का बना दिया। ये तो हमारे क्या है, स्ट्रेटा, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सेम को इकट्ठा रख देते हैं। बट अगर हमें क्लस्टर बनाने हैं तो हम उसका ऑपोजिट कर देंगे। ऑपोजिट का मतलब क्या है कि अंदर तो हमारे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, कि अंदर हमने क्या किया, एक ऐसा और एक ऐसा, फिर से एक ऐसा, एक ऐसा, ये हमने क्या बना लिए, अपने 3 क्लस्टर बना लिए। तो अब हमने 3 क्लस्टर बना लिए। अब क्लस्टर देखो, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या था कि स्ट्रेटास जो थे वो अंदर से तो होमोजीनियस थे, बाहर से हेट्रोजीनियस थे। बट क्लस्टर क्या है, बाहर से हेट्रोजीनियस नहीं है, बाहर से होमोजीनियस है, यानी कि बाहर से दिखने में सारे सेम है बट अंदर से क्या है, हेट्रोजीनियस है, अंदर वो डिफरेंट है। जैसे अगर हम दाल और चावल का एग्जाम्पल लें तो उसमें तो हमने दाल और चावल को अलग किया था, इसमें अलग नहीं करेंगे। इसके अंदर आधे दाल आधे चावल, इसके अंदर भी आधे दाल आधे चावल। तो इस तरीके से हम अपने क्लस्टर को बनाते हैं। अब क्लस्टर सैम्पलिंग में भी 2 स्टेजेस होती हैं, 1 स्टेज क्लस्टर और 2 स्टेज क्लस्टर। हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने ये लिया ब्लू और ब्लैक, तो ब्लू और ब्लैक तीनों के अंदर तीनों हमारे क्लस्टर क्या है, सेम है, ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक। अब इसमें से अगर हम डिट्टो एक क्लस्टर को, एक ही क्लस्टर को उठा ले कि ये हमारा सैंपल होगा, वो तो हमारा क्या होती है, 1 स्टेज सैम्पलिंग, 1 स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग, यानी कि पूरा का पूरा क्लस्टर हमने उठा लिया। बट क्लस्टर ना उठा के पहले तो हमने क्या किया, 1 स्टेज सैम्पलिंग में तो क्या किया, पहले क्लस्टर बनाए और उसमें से सीधा एक क्लस्टर उठा लिया, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, 1 स्टेज सैम्पलिंग। अब उठाए हुए क्लस्टर, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये क्लस्टर सेलेक्ट किया, इसमें से भी मैं सिर्फ 2 को सिलेक्ट करूँ या 2 या 3 को सिलेक्ट करूं, उसको हम बोलते हैं 2 स्टेज सैम्पलिंग, यानी कि एक और सब पार्ट में परफॉर्म कर रही हूं, दैट इज 2 स्टेज सैम्पलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सिंपल रैंडम, जिसके अंदर लॉटरी पर्पस के थ्रू होता है कि चिट उठा लेते हैं, उसके बाद सिस्टमैटिक, यानी कि पहला रैंडमली, उसके बाद सेम सीक्वेंस में। स्ट्रेटिफाइड, जो अंदर से सेम होते हैं बाहर से डिफरेंट होते हैं, उसको सेलेक्ट करना। क्लस्टर में बाहर से सेम होंगे अंदर से डिफरेंट होंगे, और उसके अंदर 1 स्टेज और 2 स्टेज। नाउ सैम्पलिंग की प्रोसेस क्या है, सिंपल सी बात है कि पहले आप अपने टारगेट पॉपुलेशन को डिफाइन करते हो कि किससे आप क्या करोगे, जो पूरी पॉपुलेशन है उसी में से तो सैंपल सेलेक्ट किया जाता है। तो पहले पॉपुलेशन को डिफाइन करना, उसके बाद सैम्पलिंग फ्रेम को डिसाइड करना। सैम्पलिंग फ्रेम यानी कि पॉपुलेशन में से फॉर एग्जाम्पल आपको उनका डाटा चाहिए जो टेलीफोन यूज़ करते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि टेलीफोन कौन यूज़ करता है, तो टेलीफोन डिपॉजिटरी से आप उनके नंबर लोगे, तो वो आप जो सैंपल है वो कहाँ से लोगे, कैसे उस तक पहुँचोगे, उस फ्रेम को डिसाइड करना। फ्रेम क्या होता है, ये रिप्रेजेंटेशन है कि जो आपको पॉपुलेशन में से जैसा सैंपल चाहिए उन तक आप कैसे पहुंचोगे, टारगेट पॉपुलेशन तक। जैसे कि मैंने लिया था कि अगर हमें मैगी के ऊपर स्टडी करनी है तो मैगी से रिगार्डिंग कि कौन कौन मैगी को कंज्यूम करता है वो मुझे कहाँ से पता चलेगा, उस चीज़ को डिसाइड करना, वो सैम्पलिंग फ्रेम। फिर सैम्पलिंग टेक्निक डिसाइड कर देना कि मैं प्रोबेबिलिटी करूँगी या नॉन प्रोबेबिलिटी करूँगी। सैंपल के साइज को डिटरमाइन करना और फिर इवेल्युएट करना कि क्या मैंने सैम्पलिंग अच्छे से की है या नहीं की। अब जब भी मैं सैंपल के साइज़ की बात करती हूँ तो उसे 2 फैक्टर अफेक्ट करते हैं, क्वांटिटेटिव फैक्टर एंड क्वालिटेटिव फैक्टर, कि कितना सैंपल साइज होगा। सैंपल लार्ज भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है। अगर डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है तो सैंपल हम लार्ज रखते हैं। नेचर ऑफ रिसर्च, रिसर्च अगर एक्सप्लोरेटरी है या फिर कंक्लूसिव है, कंक्लूसिव यानी कि बहुत डिटेल्ड रिसर्च है, डिटेल्ड रिसर्च है तो लार्ज सैंपल चाहिएगा, छोटे रिसर्च है तो हम स्मॉल सैंपल से भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जितने वेरिएबल्स आप स्टडी करते हो ना उसके 5 टाइम्स आपकी सैंपल साइज होना चाहिए। तो अगर ज़्यादा वेरिएबल है तो सैंपल साइज और बड़ा होगा, कम वेरिएबल है तो सैंपल साइज छोटा हो सकता है। रिस्पॉन्स रेट, अगर आप 100 लोगों के पास भेज रहे हो और 90 उसमें से भर के दे रहे हैं तो आप स्मॉल सैंपल ले सकते हो क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं। बट अगर आपने 100 लोगों के पास भेजा और सिर्फ 50 रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका सैंपल साइज ज़्यादा होना चाहिए, सो दैट आप 500-600 लोगों तक तो पहुँच सको, इतने रिस्पॉन्सेज तो कलेक्ट कर सको। सिमिलर जो स्टडीज़ हुई हैं उसमें सैंपल साइज कितना था उसके बेस पर डिसाइड कर सकते हो। आपके पास कितना टाइम है, कितनी कॉस्ट है, कितना आप बियर कर सकते हो, उसके बेस पर आप क्या कर सकते हो, सैंपल साइज सेलेक्ट कर सकते हो। क्वान्टिटेटिव मेथड में क्या आता है कि कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, जो आप आगे वाली वीडियोस में हम डिसाइड करेंगे। लेवल ऑफ प्रिसीजन आप कितना चाहते हो, आप चाहते हो बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट आए तो हमारा जो सैंपल है वो ज़्यादा होना चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल अगर हाई है तो सैंपल साइज जो है वो स्मॉल हो सकता है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है पॉपुलेशन का, इनके बेसिस पे भी हम क्या करते हैं, सैंपल साइज को सिलेक्ट करते हैं।
लास्ट टॉपिक है कि हमारी सैम्पलिंग के अंदर एरर भी होते हैं। एरर का मतलब क्या है कि हमने सैंपल सेलेक्ट किया था जो हमारी पूरी, ये हमारा सैंपल था जो हमारी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाला था, बट क्या हमने एक बार इसका जो मेन देखा और पॉपुलेशन का जो मेन देखा ना वो सेम नहीं आया। इसका मतलब सैंपल ने एक्चुअल में अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं किया, तो इसका मतलब सैंपल में कोई ना कोई एरर हो गया। उसी को हम क्या बोलते हैं? सैंपलिंग एरर। सैंपलिंग एरर दो तरीके के हो सकते हैं, रैंडम सैंपलिंग एरर और नॉन सैंपलिंग एरर। रैंडम सैंपलिंग एरर या फिर इसे आप सैंपलिंग एरर भी बोलते हो कि आपने सैंपल ही गलत सेलेक्ट कर लिया। इसका मतलब क्या था कि मुझे मैगी वालों के साथ डील करनी थी, बट मैंने जो yippee कंज्यूम करते हैं उनसे सैंपल ले लिया, तो वो तो है रैंडम सैंपलिंग एरर। फिर है नॉन सैंपलिंग एरर। नॉन सैंपलिंग एरर का मतलब क्या है कि सैंपल मैंने सही सेलेक्ट किया है, जो मैगी कंज्यूम करते हैं उन्हीं से डाटा कलेक्ट करने की कोशिश की है, सैंपल मेरा सही है, फिर भी एरर आ रहा है। तो वो किन वजह से आ सकता है? रिस्पॉन्स एरर और नॉन रिस्पॉन्स एरर, कि जो सैंपल मैंने सेलेक्ट किया था जो मैगी को कंज्यूम करते हैं उन्होंने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। अगर उन्होंने डाटा दिया ही नहीं तो मैं स्टडी किस पे करूंगी? तो वो होता है नॉन रिस्पॉन्स एरर। फिर आता है रिस्पॉन्स एरर। रिस्पॉन्स एरर कौन सा एरर? कि मैंने यहाँ पे तो मैंने ये भी सिलेक्ट कर ली तो वहीं पे गलत हो गई, यहाँ पे मैंने मैगी सेलेक्ट की, इन्होंने रिस्पॉन्स ही नहीं किया, इन्होंने रिस्पॉन्स किया फिर भी एरर आ रहा है। तो उसके पीछे 3 रीजन हो सकते हैं, रिसर्चर, इंटरव्यूअर और रिस्पोंडेंट एरर। यानी कि जो रिसर्चर है उसने क्या किया? सैरोगेट इन्फॉर्मेशन एरर, कि उसने ये लिखी थी कि मैगी के कंज्यूमर्स के सेटिस्फेक्शन के रिगार्डिंग हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। अब सेटिस्फेक्शन और परसेप्शन एक चीज़ तो होती नहीं, परसेप्शन तो हमारी सोच होती है और सेटिस्फेक्शन हमारी फीलिंग होती है। तो हमने परसेप्शन की स्टडी कर ली, सेटिस्फेक्शन की नहीं की, तो इसका मतलब सिमिलर इन्फॉर्मेशन की स्टडी कर ली, वैसी की नहीं की, उसकी वजह से एरर आ गया। हमने सही से मेजर नहीं किया, यानी कि वो जो रेटिंग स्केल दे रहे थे 1 2 3 4 5 फॉर एग्जांपल, इस तरीके से वो रेट कर रहे थे, तो हम अच्छे से उसे मेजर नहीं कर पाए। पॉपुलेशन डेफिनेशन एरर, कि हमने जो पॉपुलेशन को डिफाइन किया वही गलत हो गई, कि हम फॉर एग्जांपल हरियाणा वालों की स्टडी करना चाहते, इंडिया की स्टडी करना चाहते थे, लेकिन हमने मैगी के कंज्यूमर्स की बट इंडिया की जगह हमने क्या कर लिया? अमेरिका के लोगों की स्टडी कर ली, तो वो भी अप्रोप्रिएट नहीं है, तब भी एरर आएगा। सैम्पलिंग फ्रेम एरर, यानी कि जहाँ से हमें पॉपुलेशन के रिगार्डिंग डाटा मिलेगा, अभी हमने बोला ना कि सैम्पलिंग फ्रेम क्या है, जो हमें डाटा प्रोवाइड करती है, वो फ्रेम ही हमने गलत चुन लिया, तो उस टाइम पे भी हमारा क्या होगा? एरर आ जाएगा। या फिर डाटा एनालिसिस एरर, जब हम एनालिसिस करते हैं, टेस्ट लगाते हैं, टी टेस्ट है, जेड टेस्ट है, अनोवा है, काई स्क्वायर टेस्ट है, तो यही हमने गलत लगा दिए, तब भी हमारा क्या हो सकता है? एरर आ सकता है। तो ये कौन करता है? रिसर्चर करता है। अगर इंटरव्यूअर ने गलती की है तो इंटरव्यूअर कैसी गलती कर सकता है? रिस्पोंडेंट सिलेक्शन एरर, कि उसके सामने जो रिस्पोंडेंट बैठे थे उसकी बजाय किसी और को बुला लिया और उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, तो इसका मतलब क्या है? तब भी एरर है। क्वेश्चनिंग एरर, वो अपने क्वेश्चन को सही से पूछ ही नहीं पाया, कि रिस्पोंडेंट को समझ ही नहीं आया कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जैसा तैसा उसे समझ आया, उसने वैसा आंसर कर दिया, तो जैसे तैसे से तो हमारे पास अप्रोप्रिएट आंसर नहीं आएगा, तो इसकी वजह से एरर हो सकता है। रिकॉर्डिंग एरर, कि रिस्पोंडेंट ने आंसर सही किया, आपने क्वेश्चन भी सही पूछा, लेकिन आपने रिकॉर्ड गलत कर दिया, गलती से आपका जो निशान है, जो टिक है, वो कहीं और लग गया, उसकी वजह से एरर आ गया। या चीटिंग एरर, चीटिंग का मतलब क्या है? ये सब वो अनइंटेंशनली हो सकता है, बट ये उसने इंटेंशनली किया होता है, यानी कि जानबूझकर गलत करना, अपना टाइम सेव करने के लिए किसी से भी भरवा लेना, दैट इज इंटरव्यूअर एरर। देन रिस्पोंडेंट एरर, तो वही रिस्पोंडेंट की अनविलिंगनेस एंड इनेबिलिटी, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कि अनविलिंगनेस कब होती है? जब वो शेयर नहीं करना चाहता। क्यों? ऐसा हो सकता है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो, उसे लगता है बहुत टाइम लगेगा। इनेबल कब होता है? जब उसे याद ना हो, जब उसे पता ही ना हो उसके बारे में। तो इन सब एरर की वजह से हमारे पास अच्छा सैंपल डाटा नहीं आता है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक. If you have any doubt, please mention in comment section. Don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you. Keep supporting.